हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सॉल्यूशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Which one of the following is not a fundamental unit but a derived unit? देखिए, हमसे पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो केल्विन है, केल्विन है फंडामेंटल यूनिट टेम्परेचर की, और किलोग्राम है मास का फंडामेंटल यूनिट, मीटर है लेंथ का। लेकिन जो यहाँ पे वाट है, वाट ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की हुई यूनिट है वाट। ये है पावर की। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक कॉइल है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस 18 हेनरी और 2 हेनरी है, और ये मैग्नेटिकली कपल्ड है और इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस 3 हेनरी है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है K इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन L1 L2। तो ये हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 18 इंटू 2, ये हो जाएगा रूट 36। आगे आ जाएगा 3 बटे 6 और ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्योंकि मोटर को अर्थिंग करना है, तो जिस जीआई इलेक्ट्रोड पे यूज होता है उसका मिनिमम आकार कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर अर्थिंग इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं और वो कॉपर का है, तो उसकी डायमेंशंस होगी 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm। और जब जीआई का होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन का होगा, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6 mm। तो यहाँ पे जीआई पाइप पूछा हुआ, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए, जो हमें यहाँ पे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है वो किस मोटर की है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का। देखिए, जो इंडक्शन मोटर होती है सिंगल फेज, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, और उसमें फेज डिफरेंस के लिए हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया, एक कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसे बेसिकली हम 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर कहते हैं। इसमें एक कैपेसिटर तो वर्क केवल स्टार्टिंग के दौरान रहता है, लेकिन एक कैपेसिटर परमानेंटली बना हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से एक कौन सा पैसिव ट्रांसड्यूसर है और जो क्या मेजर करता है तारों के बीच। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, इसके एग्जांपल है पीवी सेल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और थर्मोकपल।
लेकिन जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये हो जाते हैं आपके एलवीडीटी, स्ट्रेन गेज, आरवीडीटी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है स्ट्रेन गेज, और ये मेजर करता है स्ट्रेन। In the Porter method of voltage regulation, which one of following characteristic is are determined by conducting test on machine running at synchronous speed? तो जब हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है पोर्टर ट्रायंगल से, तो सिंक्रोनस स्पीड पर चलने वाली मशीनों के कौन से परीक्षण करने से हम विशेषता को निर्धारित कर सकते हैं? तो जो सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन होता है फुल लोड से नो लोड पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इसे हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं अभी कि किसी भी मोटर से, किसी भी मशीन से लोड हटा देने पर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड है, ईएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड और जीरो पावर फैक्टर मेथड, या इसी को हम कहते हैं पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। देखिए ये बेस्ट मेथड होता है और लीस्ट वैल्यू देता है हमें वोल्टेज रेगुलेशन की। तो इसमें हम इसको फाइंड आउट करने के लिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। Which of the following factor influence earth resistance? तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। जो सोइल रेजिस्टेंस होता है, देखिए अर्थ रेजिस्टेंस सबसे पहले होता क्या है, ये है अर्थिंग के और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच का रेजिस्टेंस। अब देखिए मतलब एक अच्छी वर्किंग के लिए से न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होगा तो जो भी लीकेज करंट होगी वो इजीली अर्थ में फ्लो हो जाएगी और मतलब कोई खतरा नहीं बना रहेगा। तो उसके टेम्परेचर का कम होने का रीजन देखिए होता ये है कि इसके 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर में से एक होता है आपका जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, इसका रेजिस्टेंस, अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोड का सरफेस एंड जो सोइल है, मिट्टी, इसका कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कितना है। और तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोड और अर्थिंग के बीच सोल का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर ऑफ सोल पे भी डिपेंड करेगा, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोइल। देखिए जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में इफेक्ट पड़ेगा, डेप्थ एट विच इलेक्ट्रोड इज एम्बेडेड ये भी होगा, क्वालिटी ऑफ कोल, डस्ट एंड चारकोल इन द अर्थ इलेक्ट्रोड पिट, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। Which of the following lamp do not suffer from stroboscopic effect? इनमें से कौन सा लैंप है जिसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता? सबसे पहले समझेंगे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता क्या है। देखिए एक ऐसा फिनोमेना है जब कोई भी मूविंग या रनिंग जो एलिमेंट है हमें स्टेशनरी प्रतीत होने लगती है, हमें स्टेशनरी लगे या फिर अपनी नॉर्मल स्पीड से स्लो लगे, तो उसे हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहेंगे। तो ये फ्लोरोसेंट लैंप में भी होता है, मरकरी वेपर लैंप में होता है और सोडियम वेपर लैंप में भी होता है, लेकिन ये इनकैंडेसेंट लैंप में नहीं होता है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ V नॉट अक्रॉस 4 रेजिस्टर इन फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे V नॉट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं KCL से। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट हो जाती है एक ये वाली, एक ये वाली। इस वाली करंट का मान दिया हुआ 0.5 IP और आउटपुट का मान है IP। तो हम ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 0.5 IP और आउटगोइंग है IP। ये हो जाएगा, ये वाला पीछे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 IP। अब ये IP है, ये है IP इक्वल्स टू V नॉट अपॉन 4, मतलब वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू, और IP का मान V नॉट की वैल्यू दी नहीं है हमें और रेजिस्टेंस दिया हुआ 4, तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 4 अपॉन 0.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 वोल्ट। ऑप्शन सी राइट आ जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिन्न रेखा समुच्चय से जुड़ी कुल धारा के बराबर है? तो ये स्टेटमेंट होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होता है NI अपॉन L, या फिर सर्कुलर पाथ के केस में NI अपॉन 2 पाई R। इसे हम एम्पियर टर्न पर मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है करंट का, और यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये साइनसोइडल करंट के लिए दिया हुआ है, और इसमें हमें करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताना है। तो नॉर्मली जो करंट, जो साइनसोइडल का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है I इक्वल्स टू IM साइन या फिर कॉस पाई टी या फिर ओमेगा पाई टी, ओमेगा टी। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका इस वाली इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो ये जो 50 दिया हुआ है ये हमें IM की ही वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे D राइट हो जाएगा। एक 230 सिंगल फेज डोमेस्टिक एनर्जी मीटर, एक कांस्टेंट लोड 4 एम्पियर और ये 5 एम्पियर पास होती है 6 घंटे तक यूनिटी पावर फैक्टर पे, और जो मीटर की डिस्क है वो रोटेट करती है 2208 रेवोल्यूशन एक पीरियड, पूरे पीरियड के दौरान। तो व्हाट विल बी द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड, लोड द्वारा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है जब ये यही डिस्क 1240 रेवोल्यूशन करेगी? देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है वो होता है K इक्वल्स टू एनर्जी मीटर के कांस्टेंट K इक्वल्स टू रेवोल्यूशन अपॉन एनर्जी। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अभी देखिए पहली कंडीशन दी हुई है हमें, इसमें हम पावर निकाल लेते हैं। E1, E1 हो जाएगा 230 V की आई, ये V देखिए E ये हो जाता है VI cos phi और इनटू टाइम। तो 230 करंट का मान दिया हुआ है 4 और आर्ट्स दिए हुए हैं 6 और पावर फैक्टर का मान है 1। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5520 वॉट आर। ठीक, इसके बाद देखिए इसी के लिए रेवोल्यूशन R1 दिया हुआ है मुझे 1208, और दूसरी कंडीशन में मुझे निकालना है E2, मुझे निकालना है R2 दिया हुआ है 1240। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। R1 E2 इक्वल्स टू R2 E1, यहाँ पे मुझे निकालना है E2। ये हो जाएगा 1240 इंटू 5520 अपॉन 2208। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 3100 वोट आर या फिर 3.1 किलो वॉट आर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टेटर पे प्लेस कर देते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। इनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक स्टार्टिंग मैकेनिज्म होता है। जो मेन वाइंडिंग
और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो टॉर्क के बीच लगभग 90 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करता है। तो ये जो वाइंडिंग्स होती है ये होती है स्टेटर पे। The fundamental frequency of an alternator quantity is 25 Hz. Find the corresponding angular frequency. Angular frequency होती है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू पाई इंटू 25, तो ये हो जाएगा 50 पाई। और अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में भी 50 पाई है, ऑप्शन डी में भी 50 पाई है। तो ये आपको याद रखना है कि जब हमें ओमेगा ओमेगा में हमें कोणीय आवृत्ति पूछी होगी तो जो उसकी यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सूटेबल हो जाएगा। द रोटर ऑफ हाइस्टेरेसिस मोटर इज मेड ऑफ सिरेमिक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल विच कॉज। देखिए जो हाइस्टेरेसिस मोटर होती है ये एक टाइप की सिंक्रोनस मोटर है। इसमें कोई वाइंडिंग यूज नहीं होती या फिर कोई रोटर टीथ यूज नहीं होता है। और जो इसका रोटर होता है ये इसका जो लूप होता है वो हाई हिस्टैरिसीस लूप होता है जिसमें हाई हिस्टैरिसीस हानियां होती हैं और जिसके इफेक्ट से ये मोटर रन करती है। अब देखिए जो सिरेमिक परमानेंट होता है ये होता है हाई रेजिस्टेंस वाले। तो इसमें जो ये हिस्टैरिसीस मोटर होती है इसमें कोई करंट लॉसेस नहीं होता है, लेकिन एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो देखिए यहाँ पे जो इंफ्रारेड हीटिंग है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है और इंडक्शन हीटिंग है, ये हाई पावर हीटिंग्स होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग्स। लेकिन ये आर्क हीटिंग है, ये हाई पावर हीटिंग ना होकर एक इसे पावर फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं बस। In an element from t equals to 0 second to t equals to 5 second, 12 coulomb of charge is entered. Find the flow of current in element. देखिए I होता है वो rate of change of current होता है dq by, तो ये हो जाएगा 12 और 5, तो ये हो जाएगा 2.4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे एसआई यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड। द टोटल चार्ज क्यूटी, मतलब चार्ज टोटल चार्ज ये हमें दिया हुआ है किसी भी एलिमेंट पर और करंट निकाली हमें t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर। तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। और अब हम क्यू का मान रखेंगे यहाँ पे e प्लस e की पावर माइनस 2 t की पावर t माइनस 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका हो जाएगा e की पावर माइनस 2 t माइनस 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये बच जाएगा डी बाई डी टी, और ये बच जाएगा यहाँ पे माइनस 2 t माइनस 2। उसे फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा e की पावर माइनस 2 t माइनस 2 और माइनस 2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे हमें t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पुट करना है तो हमें करंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू माइनस 2 e की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।